रूस एक बार फिर से तथाकथित काला अगस्त झेल रहा है, जब देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और हवा में अभिजात वर्ग की असंतुष्टि और नागरिकों का डर घुला हुआ है। और रूसवासी अच्छी तरह जानते हैं कि काला अगस्त उनके देश के लिए बहुत बुरा है। 35 साल पहले अगस्त में कम्युनिस्टों के एक समूह ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रची थी और एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिसने कुछ महीनों में ही सोवियत संघ को बर्बाद कर दिया। ठीक 7 साल बाद फिर अगस्त में ही रूस पर डिफॉल्ट आ गया, जिसने एक ही रात में रूबल को गिरा दिया। 1 साल बाद फिर अगस्त में ही उग्रवादियों ने दागिस्तान पर हमला कर दिया। इसी से वो युद्ध शुरू हुआ जिसने उस समय के अज्ञात केजीबी अधिकारी व्लादिमीर पुतिन को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। यानी अगस्त ने हमें एक और मुसीबत दे दी। परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क भी अगस्त में ही डूबी थी। जॉर्जिया के खिलाफ युद्ध भी अगस्त में ही शुरू हुआ था। और अब अगस्त 2026 में रूबल मार्च के स्तर तक गिर गया है। बजट घाटा नियंत्रण से बाहर हो गया है और यहां तक कि मॉस्को के मेयर सोबियानिन ने भी पहली बार सार्वजनिक रूप से क्रेमलिन की आर्थिक नीति से असहमति जताई है। और अब विशेषज्ञों ने इन घटनाओं में रूस के लिए एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी है। यही वह काला अगस्त है। आइए समझते हैं कि असल में क्या हो रहा है और क्या वाकई रूस में अगस्त आ गया है। क्या ये एक और काला अगस्त था? मेरा नाम अलेक्साई पेचिये है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और बाद में इस चैनल के समर्थन में कोई भी टिप्पणी लिखना ना भूलें। तो हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बेहतरीन सामग्री प्रकाशित की है और ये प्रकाशन काले अगस्तों की पूरी डरावनी समय रेखा याद दिलाते हैं। ये 1991 का तख्ता पलट है, 1998 का डिफॉल्ट है, दागिस्तान 1999, 2000 का कुर्स्क, 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ युद्ध। और अब सभी विशेषज्ञ सीधा सवाल पूछते हैं, और जो आज रूस में हो रहा है, क्या ये फिर से कोई काला अगस्त नहीं है? और यहां मौजूदा स्थिति को दर्ज करना बहुत जरूरी है। यूक्रेन में रूसी सेना की प्रगति बहुत कम है। रूसी शहरों के ऊपर का आसमान यूक्रेनी हमलों से, तेल रिफाइनरियों और वाइल्ड बेरीज और ओजोन के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर उठे धुएं से ढक गया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और लामबंदी की नई लहर की अफवाहें रूसियों में असंतोष, घबराहट और डर पैदा कर रही हैं। और जैसा कि सब जानते हैं, न जाने क्यों ये सारे रूसी भाग रहे हैं, उदाहरण के लिए जॉर्जिया की ओर। ये बात काबिल गौर है कि क्रेमलिन के प्रति वफादार अखबार मॉस्कोव्स्की कॉम्सोमोलियत्स ने इस साल चिंता की वजहें ज्योतिष के जरिए भी तलाशने की कोशिश की। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण प्लूटो के विरोध में था, जो कि आपदाओं से जुड़ा ग्रह है, और इसी वजह से आज रूसियों की मानसिकता में जो कुछ हो रहा है वो हुआ है। मतलब अगर आप नहीं समझे तो रूसियों के दिमाग में ज्योतिष के जरिए भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि संकट के असली कारणों को ना बताया जाए। वे कहते हैं कि संकट है, संकट कोई नहीं है, आपको बस ऐसा लगता है क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण प्लूटो के विरोध में है। और खुद व्लादिमीर पुतिन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैठक में वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर हमलों से हुए नुकसान को स्वीकार किया, हालांकि कंपनी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। आगे उनकी बात का उद्धरण है, ये तो स्वाभाविक ही है कि ये हमले कोई गंभीर परिणाम नहीं लाएंगे, ना ही ला सकते हैं, हालांकि निश्चित रूप से ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्पष्ट है, हम इसे समझते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। और फिर व्लादिमीर पुतिन ने वादा किया कि वो पुनर्निर्माण करेंगे। पुनर्निर्माण सरकार के खर्चे पर होगा, यानी करदाताओं के पैसों से। वो कहते हैं वाइल्ड बेरीज के गोदाम जल गए, हम उन्हें फिर से बनाएंगे। रूसियों ने पैसे खर्च किए, अपनी जमा पूंजी से पैसे निकाले, क्योंकि युद्ध के लिए भुगतान करना जरूरी है। तो आइए सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये अगस्त वाकई साधारण पत्रकारिता की घिसी पिटी बातों से अलग है। क्योंकि काला अगस्त तो आखिरकार एक पत्रकारिता की अभिव्यक्ति है जो बस इतिहास में दर्ज हो गई है। मामला यह है कि बहुत लंबे समय बाद पहली बार खुला असंतोष सिर्फ किसी उदारवादी या रूसी प्रवासी समूहों में नहीं फूटा, बल्कि खुद पुतिन की व्यवस्था के सबसे करीबी लोगों के मुंह से निकला। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार रूसी अधिकारी और व्यापारी पहले से कहीं ज्यादा खुलकर युद्ध से असंतोष जता रहे हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यहां तक कि रूस में अधिकारी अब खुलकर व्लादिमीर पुतिन की पूरी अर्थव्यवस्था को सैन्य मोड में बदलने की योजना का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि स्बेरबैंक रूस के प्रमुख हेरमान ग्रेफ ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि समाज सैन्य कार्रवाइयों के जल्द खत्म होने में रुचि रखता है। उनका कहना है कि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो ये रूस की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और भी बुरा ही करेगा।
लेकिन सबसे कड़ी बात मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने कही, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें व्लादिमीर पुतिन के विरोध में होने का कोई शक नहीं किया जा सकता, नहीं। और अब उनकी यह टिप्पणी, सामान्य जीवन और सामान्य अर्थव्यवस्था को खत्म करना मतलब देश को ही खत्म करना। सोबियानिन ने युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की ओर जाने के विचारों पर इसी तरह प्रतिक्रिया दी है। और इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, पुतिन ने वेनेशिया कोनम बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री आंद्रेई क्लेपाज को बर्खास्त कर दिया था, जिन्होंने खुलकर चेतावनी देना शुरू कर दिया था कि रूसी संघ की सैन्य अर्थव्यवस्था पहले ही ठहराव की स्थिति में आ चुकी है और उनके अनुसार यूक्रेन के खिलाफ थकावट की इस जंग में जीतना असंभव है और ये अनिवार्य रूप से खुद रूस के पतन की ओर ले जाएगा। और इस बहादुर लड़के को उद्धरण चिन्हों में कहे तो बस निकाल दिया गया ताकि वो ये न कहे कि सब कुछ खराब है, नहीं, उन्हें कहना चाहिए कि सब कुछ शानदार है। और ऐसे बयान पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया, जैसे कि अंद्रे कलेपाच का बयान, यानी बर्खास्तगी और डराना धमकाना, संभवतः ये असंतोष को शांत नहीं करेगा, बल्कि रूस के प्रभावशाली अधिकारियों और व्यापारियों के बीच केवल नाराजगी को और बढ़ाएगा। ये तो साफ है कि आम रूसियों की वहां पर कब से कोई परवाह नहीं है। ये लोग है ही कौन? ये तो बस तोप का चारा है, रूसी इवान, जिन्हें बस युद्ध की भट्टी में झोंक दिया जाता है, चाहे वहां मर जाएं, बस इतना ही, यही है। और दूसरी तरफ ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन इसी पर दाव लगा रहा है जब वो वाइल्ड बेरीज या ओजोन जैसे बड़े बिजनेस पर हमला करता है। दाव इस बात पर है कि ये अधिकारी व्यापारी समझने लगें कि युद्ध उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है और उनके हित में है कि उस दंजे बौने को आखिरकार काबू में किया जाए। जहां तक काले अगस्त की बात है, यह ठंडी आंकड़ों को पेश करना चाहिए। रूबल डॉलर के मुकाबले लगभग 82 से बढ़कर 85 तक पहुंच गया। और मैं याद दिला दूं, ऐसे स्तर मार्च 2026 के बाद नहीं देखे गए थे। यानी अब तो कृत्रिम रूप से भी विनिमय दर को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पा रहा है। जुलाई के अंत में वार्षिक महंगाई दर लगभग 6% रही और सेंट्रल बैंक ने पूरे साल के लिए अपना अनुमान 4 से 4.5% तक बढ़ा दिया है, सीधे 7% तक। ऐसी बड़ी छलांग इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जनता की मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं 13.7% हैं, जो असली मुद्रास्फीति से लगभग दोगुनी है। और इसका मतलब है कि लोग सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी वे मौजूदा मुद्रास्फीति देख रहे हैं लेकिन कहते हैं नहीं, ये लगभग 14 होगी। और जब ऐसी अपेक्षाएं होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा है। मुख्य ब्याज दर को घटाकर 14% कर दिया गया है, लेकिन विश्लेषक पहले ही अनुमान लगा रहे हैं कि अक्टूबर में, यहां तक कि सितंबर में भी कटौती को शायद रोक दिया जाएगा, खासकर बढ़ते मुद्रास्फीति जोखिमों के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2026 के पहले 7 महीनों में बजट घाटा 6.5 ट्रिलियन रूबल रहा। ज़बेरसिप के विश्लेषकों के अनुसार पूरे साल के अंत में घाटा 7.6 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच सकता है, यानी शुरुआती अनुमान से लगभग 2 गुना। और मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि ये विश्लेषकों के आकलन के अनुसार है, ये सारे आंकड़े जैसे अर्थव्यवस्था में गिरावट, महंगाई की उम्मीदें, बजट में बड़ी कमी, ये सब साल के अंत में घाटा ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यानी जनवरी से, यानी साल की शुरुआत से Экономики, инфляционные ожидания. लागू हो गई। Это все при том, что в России с 1 января 2026 года एक व्यापक कर सुधार लागू हुआ। अब तो कई लोग इसे भूल भी चुके हैं। मूल्य वर्धित कर की मूल दर 20% से बढ़ाकर 22% कर दी गई थी प्रतिशत, और 13% से 22% तक की दरों के साथ प्रगतिशील व्यक्तिगत आयकर स्लैब लागू किया गया था प्रतिशत। और साथ ही छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए नियम भी सख्त कर दिए गए थे। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, इससे भी बजट नहीं बच पाया। यानी ये कुछ हद तक जरूर इस घाटे को थोड़ा कम कर पाया, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 18 अगस्त तक, हाँ, 18 अगस्त तक के लिए आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं, रूस पहले ही 30 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा रूबल खर्च कर चुका है, जबकि उसकी आमदनी सिर्फ 22 ट्रिलियन है। अंतर हर हफ्ते सचमुच बढ़ता ही जा रहा है। और आखिरी बात, जो कुछ इन पिछले 2 दिनों में हुआ है वो दिखाता है कि संकट की बातें अब सिर्फ थ्योरी नहीं रह गई हैं। और हाल ही में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा सबसे बड़े खतरे पर हमले का वीडियो सामने आया। रूस में ई कॉमर्स दिग्गजों के खिलाफ मुहिम एक वाइल्ड बेरीज तक सीमित नहीं रही, अब ये और भी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि क्रेमलिन के लिए आर्थिक नुकसान भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत से अब तक रूस की कुल जनशक्ति की हानि अगस्त के मध्य तक के आंकड़ों के अनुसार मारे गए, घायल और लापता लोगों की संख्या लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार रूसी इवानों यानी जनशक्ति के विनाश की गति अब रूसी भर्ती की गति से भी अधिक हो गई है। हर महीने पवित्र यूक्रेनी धरती पर कम से कम 30,000 रूसी मारे जाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरगेई लावरोव, रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख, ने 22 अगस्त को यूनाइटेड रशिया पार्टी की कांग्रेस में कहा कि रूस पश्चिम के पास समझौता करने के लिए जाने का इरादा नहीं रखता, और उन्होंने खुद पश्चिमी देशों पर ही क्रेमलिन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का आरोप लगाया। औपचारिक रूप से ये एक अडिग, ताकतवर रुख की तरह लगता है, जैसे कि हम आपसे समझौता करने नहीं आएंगे। लेकिन ये बयान ठीक उसी समय आता है जब रूबल मार्च के न्यूनतम स्तर पर है, बजट घाटा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है, और खुद मॉस्को के मेयर, जो पुतिन के वफादार हैं, खुलकर वही बात कहते हैं जो उनके अनुसार सामान्य जीवन और सामान्य अर्थव्यवस्था को खत्म कर रही है। वे कहते हैं पुतिन की ये जंग सामान्य जीवन को खत्म कर रही है। नतीजा, काला अगस्त नाम शुरू में सिर्फ पत्रकारों का एक जुमला था जो ऐतिहासिक संयोगों के सिलसिले के लिए इस्तेमाल होता था। तो देखा गया है कि हाँ, रूस में हमेशा अगस्त में कुछ न कुछ होता ही है। लेकिन इस साल इस पैक के पीछे सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि ठोस और मापने योग्य प्रक्रियाएं हैं। रूबल का कई महीनों के न्यूनतम स्तर तक गिरना, बढ़ती हुई महंगाई, बजट घाटा, और वो भी किसी भी अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ, और सबसे अहम बात है ये खुलासा, खुद रूसी अभिजात वर्ग के भीतर खुला असंतोष। अब ये आवाज स्बेरबैंक के प्रमुख और मॉस्को के मेयर से भी आ रही है। पुतिन सार्वजनिक रूप से जोर देते हैं कि कोई गंभीर परिणाम नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर पहले वो कहते थे कि बिल्कुल भी कोई परिणाम नहीं है, अब वो जोर देते हैं कि गंभीर परिणाम नहीं है। लेकिन असल में हालात और भी बदतर, बदतर और बदतर होते जा रहे हैं। और जानते हैं, अगर इससे मदद मिलती तो मैं रूस के लिए सचमुच आज ही काला अगस्त आ जाए, इसके लिए अपनी सारी उंगलियां क्रॉस कर लेता, ताकि वो आखिरकार अपना शर्मनाक अस्तित्व खत्म कर दे। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।